Sir, may I come in, please? Yes, Anuj, come in. So will you please do me a favor, sir? Yes, of course. ये सब क्या है? सर प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए। मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज उसे लौटा दीजिएगा। क्या बकवास कर रहे हो? Don't say all this. तुम वापस आओगे और जीत कर आओगे। भगवान करे ऐसा ही हो सर, मगर फिर भी आप ये अंगूठी रख लीजिए। मोहब्बत की अमानत बहुत भारी होती है सर, इसका वजन उठाकर मैं मर नहीं पाऊंगा। फिल्म एलओसी कारगिल का ये जो सीन देखा आपने, ये केवल एक फिल्मी सीन महज नहीं, ये कहानी है उस महावीर की जिसका नाम है कैप्टन अनुज नैयर। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में मैं कहानी इन्हीं की सुनाऊंगा, जिसके बारे में उनके कमांडिंग अफसर कर्नल उमेश सिंह बावा ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया था। मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं बजर बट्टू का खास शो शौर्य गाथा। कैप्टन अनुज नैयर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर सतीश कुमार नैयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे और उनकी मां मीना नैयर दिल्ली स्कूल के साउथ कैंपस की लाइब्रेरी में काम किया करती थी। पेरेंट्स का एक तरफ एकेडमिक बैकग्राउंड था और उनकी पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई थी। उनका इंटरेस्ट केवल पढ़ाई तक ही नहीं था, वो स्पोर्ट्स में भी बेहद शानदार थे। कहा जाता है कि उनका वॉलीबॉल में उनकी बेहद रुचि थी। उनके अंदर आर्मी में जाने की इंस्पिरेशन उनके ग्रैंडफादर लेफ्टिनेंट बख्शी राम नैयर से आई। कक्षा 12वीं में पढ़ते हुए ही उनका सिलेक्शन एनडीए खड़गवासला पुणे में हो गया। 90th एनडीए कोर्स के इको स्क्वाड्रन से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो आईएमए देहरादून गए और 7 जून 1997 को उन महज 21 साल की उम्र में वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर 17 जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए। 17 जाट कोई ऑर्डिनरी रेजिमेंट नहीं थी, ये वो रेजिमेंट थी जिसकी पहचान थी करेज, डिसिप्लिन और हार्ड बैटलफील्ड स्पिरिट। अनुज की पहली पोस्टिंग श्रीगंगानगर राजस्थान में हुई, जहां उन्होंने फील्ड क्राफ्ट सीखा। लेकिन 1999 में जब कारगिल वॉर की शुरुआत हुई तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट उनके सामने था। 1999 में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेट करके कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। यह पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन अलबद्र था। ये पोजीशंस इतनी डेंजरस थी कि नीचे से ऊपर हमला करने वाले भारतीय सैनिक हमेशा दुश्मन की डायरेक्ट फायरिंग रेंज में रहते थे। 0.4875 ऐसी ही एक क्रूशियल हाइट थी। ये मश्को वैली में नेशनल हाईवे को डोमिनेट करती थी। अगर दुश्मन वहां बैठा रहता तो द्रास कारगिल रूट पर खतरा लगातार बना रहता और फौज की मूवमेंट आसान नहीं होती। इंडियन आर्मी ने इस एरिया को वापस लेने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। इसमें 17 जाट, 13 जैकरिफ कैप्टन विक्रम बत्रा वाली, 2 नागा, 12 महार और 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसी यूनिट्स को इन्वॉल्व किया गया। 0.4875 कॉम्प्लेक्स में वेल बैक, पिंपल 1, पिंपल 2, सदर्न स्लोप, फ्लैट टॉप जैसे फीचर्स थे। हर फीचर पर दुश्मन ने बंकर्स, संगर्स और मशीन गन पोजीशंस बना रखी थी। 4 जुलाई 1999 की रात सभी पलटनों ने अपने अपने असाइन जगहों पर असॉल्ट शुरू किया। बोफोर्स गन ने सबसे पहले एनिमी पोजीशंस पर जमकर गोले बरसाए और इंडियन ट्रूप्स लगातार आगे बढ़ते रहे। 5 जुलाई की सुबह होने तक 17 जाट ने वेल बैक और पिंपल 1 पर कैप्चर कर लिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन अभी भी पिंपल 2 और बाकी बंकर से हैवी फायर कर रहा था। 6 जुलाई की रात चार्ली कंपनी को पिंपल 2 कैप्चर करने का टास्क मिला। कंपनी कमांडर मेजर रितेश शर्मा थे और लीडिंग प्लेटून कमांडर यानी कंपनी के 2IC सेकंड इन कमांड कैप्टन अनुज नैयर। जैसे ही अटैक शुरू हुआ, एनिमी ने हैवी आर्टिलरी, मोर्टार और मशीन गन से फायर खोल दिया। शुरुआती असॉल्ट में ही मेजर रितेश शर्मा घायल हो गए और उनके साथ कई सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए। अब कमांड कंपनी के 2IC यानी सेकंड इन कमांड कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में थी। सोचिए,
महज 23 साल का एक यंग लड़का जो कि फौज का ऑफिसर है। एकेडमी से निकले महज 2 साल हुए हैं। कैप्टन की ये जो रैंक थी वो भी उन्हें वॉर जोन में कुछ दिन पहले ही मिली थी। सामने दुश्मन, पीछे घायल साथी और सबसे बड़ी चीज घायल सीनियर। मिशन का प्रेशर, लेकिन अनुज पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि इस ऑब्जेक्टिव को हर हाल में लेना है। जैसे जैसे प्लेटून आगे बढ़ी, सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि सामने से 3 से 4 बंकर हैं और जो केवल मिट्टी या पत्थर के नहीं थे, इनके अंदर से दुश्मन के सैनिक लगातार मीडियम मशीन गन और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ बैठे हुए थे और फायरिंग कर रहे थे। एक भी गलत कदम और पूरी प्लेटून खत्म हो सकती थी। कैप्टन अनुज नैयर ने रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट को आगे किया। वो खुद 2 सोल्जर्स के साथ क्रॉल करते हुए वहां पहुंचे और बंकर्स के पास से उन्होंने वहां फायर खोला। उनके ऊपर से लगातार गोलियां गुजर रही थी। आर्टिलरी फायर पूरी पहाड़ी को हिला रही थी, लेकिन अनुज रुके नहीं। उन्होंने सबसे पहले बंकर पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया और ग्रेनेड से हमले किए। फिर अपने दोस्त साथियों के साथ उन्होंने फिजिकल असॉल्ट करके उस बंकर को क्लियर कर दिया। यानी कि पहला बंकर खत्म, दुश्मन साफ। लेकिन बैटल में एक बंकर क्लियर करना जीत नहीं होती है। असली चैलेंज होता है उस मोमेंटम को बनाए रखना, क्योंकि दुश्मन अब अलर्ट हो चुका था। दूसरा बंकर और भी ज्यादा हैवी फायर कर रहा था। कैप्टन अनुज फिर आगे बढ़े। उन्होंने फिर ग्रेनेड फेंका, फिर असॉल्ट किया और दूसरा बंकर भी खत्म। अब उनके साथियों को लगने लगा कि यह इम्पॉसिबल टास्क शायद पॉसिबल है, क्योंकि सामने कमांडर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं दे रहा था, वो खुद सबसे आगे चल रहा था। तीसरे बंकर से दुश्मन ने ऑटोमेटिक फायर तेज शुरू कर दिया। लेकिन कैप्टन अनुज ने अपने साथियों को मोटिवेट किया, उनको डायरेक्शन दी और असॉल्ट जारी रखा। तीसरा बंकर भी साफ हो गया। अब तक का कैप्टन नैयर और उनकी टीम ने 9 दुश्मनों को मार गिराया था। 3 MMG यानी मीडियम मशीन गन बंकर्स नेस्तो नाबूद हो गए, लेकिन चौथा बंकर अभी भी फायर कर रहा था और वही बंकर इंडियन एडवांस को रोक रहा था। वही बंकर आखिरी बैरियर था। सुबह होने लगी थी, पहाड़ों पर लाइट फैल रही थी और डे लाइट का मतलब था खतरा और बढ़ जाना, क्योंकि अब दुश्मन भारतीय सैनिकों को साफ देख सकता था। लेकिन कैप्टन अनुज नैयर जानते थे कि अगर इस बंकर को नहीं रोका गया तो पूरी कंपनी की पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। वो फिर आगे बढ़े, क्रॉल करते हुए ग्रेनेड रेंज तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। उनके आसपास लगातार बुलेट्स गिर रही थी, शेल्स फट रहे थे, लेकिन उनकी नजर सिर्फ उस बंकर पर थी। और तभी दुश्मन की तरफ से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फायर हुआ। आरपीजी सीधा कैप्टन अनुज नैयर को हिट कर गया। उन्होंने वही देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन उनके एक्शन ने उस बैटल का पूरा मोमेंटम बदल दिया। उन्होंने जिस साहस से 3 बंकर्स को क्लियर किया था और चौथे वाले असॉल्ट को लीड किया था, इंडियन ट्रूप्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। बाद में .4875 पर तिरंगा फहराया गया। यह जीत बहुत भारी कीमत देकर मिली थी, लेकिन इस जीत ने मस्को सेक्टर में दुश्मन की पकड़ तोड़ दी। कैप्टन अनुज नैयर को उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए युद्धकाल में दिए जाने वाले देश के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन कैप्टन अनुज नैयर की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड की कहानी नहीं है। ये एक बेटे की भी कहानी है, एक फियांसे की कहानी भी है और एक ऐसे यंग मैन की कहानी है जिसकी शादी 10 सितंबर 1999 को तय थी। एंगेजमेंट हो चुकी थी, पूरा भविष्य सामने था, सपने थे, घर था, परिवार था, लेकिन जब देश ने बुलाया तो उन्होंने अपना पर्सनल फ्यूचर सबसे पीछे छोड़ दिया। बैटल पर जाने से पहले उन्होंने अपनी रिंग और फियांसे की फोटोग्राफ अपने सीईओ को दे दी, जैसे आपने शुरुआत में एलओसी कारगिल की फिल्म के उस सीन में देखा। यह केवल एक फिल्मी सीन महज नहीं था, यह एक सोल्जर की क्लैरिटी थी। शायद वो जानते थे कि लड़ाई में शरीर लौटे ना लौटे, लेकिन सम्मान दुश्मन के हाथ तक नहीं जाना चाहिए। उनकी मौत के बाद उनके पेरेंट्स की जिंदगी पर फिल्म बनी धूप। एलओसी कारगिल में सैफ अली खान ने उनका किरदार निभाया, लेकिन असली अनुज नैयर किसी फिल्मी हीरो से बहुत बड़े थे, क्योंकि उन्होंने हीरोइज्म को स्क्रीन पर नहीं 16,000 फीट की बर्फीली पहाड़ी पर जिया था। आज जब हम कैप्टन अनुज नैयर को याद करते हैं तो हमें सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने 9 दुश्मनों को मार गिराया, हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने साथियों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कमांड तब संभाली जब सिचुएशन सबसे मुश्किल थी। कंपनी का लीडर यानी कंपनी कमांडर घायल था। उन्होंने आगे बढ़कर दिखाया कि लीडरशिप रैंक से नहीं, एग्जाम्पल से बनती है। 23 साल की उम्र में बहुत से लोग आज भी अपना करियर शुरू करते हैं। उसी 23 साल में कैप्टन अनुज नैयर ने इतिहास लिख दिया था। उनकी कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति सिर्फ नारे से नहीं होती,
देशभक्ति कभी कभी एक एंगेजमेंट रिंग को पीछे छोड़कर बंकर्स की तरफ क्रॉल करना होती है। देशभक्ति कभी कभी अपने माँ पिता की आंखों में अधूरी प्रतीक्षा छोड़ देनी होती है। देशभक्ति कभी कभी यह तय करना होती है कि मैं लौटूं या ना लौटूं। देश की तरफ से मिला मिशन पूरा होना चाहिए। कैप्टन अनुज नैयर ने अपना वो वादा निभाया और हमारा भी आपसे वादा है कि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे हर गुरुवार शाम वज्रबट्टू दुनिया के इस YouTube चैनल पर। इसके साथ ही हम लेकर आते हैं रोज देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपके लिए हैं और आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि अगली कहानी हम किसकी लेकर आए। और अंत में मैं जब भी कैप्टन अनुज नैयर की पूरी कहानी सुनता या पढ़ता हूँ तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां हमेशा याद आती हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। जय हिंद।